एक आम मजदूर जो दिन भर ईंट उठाता है, धूप में इतना फिजिकली एग्जॉस्टिंग लेबर करता है, उसे स्ट्रिक्टली फिजिकल सर्वाइवल के लिए पर डे करीब 2400 कैलोरीज चाहिए होती है। राइट, जबकि एक ऑफिस वर्कर जो डेस्क जॉब करता है उसे शायद 2100 कैलोरी से भी आराम से काम चल जाए। एग्जैक्टली पर हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे अजीब बात यह है कि जिसे फिजिकली सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, उस खाने को अफोर्ड करने के फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास सबसे कम है। सही बात है। ये सिर्फ एक इनकम का गैप नहीं है। हाँ, आज जब हम इस डीप डाइव में ऑफिशियल डेटा, रिसर्च रिपोर्ट्स और सोशल साइंटिस्ट के नोट्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये डीपली समझ आता है कि पॉवर्टी सिर्फ एक खाली वॉलेट का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो एक इंडिविजुअल को फिजिकली, सोशली और मेंटली घेर लेता है। आगे बढ़कर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तक का सफर तय करेंगे। देखेंगे कि फाइनेंशियल डेफिसिट के आगे पॉवर्टी ह्यूमन डिग्निटी को कैसे कंस्ट्रेन करती है। हाँ, और इन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा या स्ट्रक्चरल चेंजेस पर आने से पहले मुझे लगता है उस डेली रियलिटी को ग्राउंड लेवल पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा और स्टैटिस्टिक्स अपने आप में थोड़े स्टेराइल होते हैं ना। सही कहा। जब तक उनका ह्यूमन इम्पैक्ट ना देखा जाए, तब तक नंबर्स का एक्चुअल स्केल समझ नहीं आता। उस हेल्पलेसनेस को फील करना जरूरी है। इसलिए हम इस एनालिसिस की शुरुआत द ह्यूमन फेस ऑफ पॉवर्टी से करेंगे। हमारे सोर्सेज में 2 बहुत डिटेल केस स्टडीज हैं, एक अर्बन और एक रूरल। अच्छा, तो अर्बन केस में क्या रियलिटी दिखती है? अर्बन रियलिटी को हम रामसरण के केस से एक्यूरेटली समझ सकते हैं। वो 33 इयर्स ओल्ड है और रांची के आउटस्कर्ट्स में एक फ्लावर मिल में डेली वेज लेबरर है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होगी वहाँ? बिल्कुल गारंटी नहीं है, काम रेगुलर मिलता ही नहीं है, और जब मिलता है तो एक्सट्रीम आवर्स के बाद मंथली अर्निंग्स करीब 3500 रुपीज तक होती हैं। ओह वाओ, सिर्फ 3500? आइसोलेशन में भी ये फिगर बहुत छोटा है, पर उसकी फैमिली कितनी बड़ी है? वही तो प्रॉब्लम है, 6 लोगों की फैमिली है उसकी। जब आप 3500 को 6 लोगों पर स्प्रेड करते हैं तो सर्वाइवल मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। उसकी वाइफ संता देवी पार्ट टाइम मेड का काम करके करीब 1500 रुपीज ऐड करती है। और बच्चे? उनका बड़ा बेटा एक टी शॉप पर लेबर करके 700 रुपए जनरेट करता है। फिर भी 2 वक्त का सफिशिएंट खाना एक बड़ा स्ट्रगल है उनके लिए। बेसिक नेसेसिटीज का क्या हाल है फिर? कपड़े वगैरह? नए कपड़े तभी आते हैं जब पुराने कपड़े टेक्निकली पहनने लायक ना बचे, और फुटवेयर तो उनके लिए एक एब्सोल्यूट लग्जरी कैटेगरी में फॉल करता है। वेट, फुटवेयर एक लग्जरी है? ये बहुत शॉकिंग है। और आई एम श्योर उसको गांव में अपने पेरेंट्स को भी कुछ भेजते रहना पड़ता होगा। एग्जैक्टली, अपने एल्डरली पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भेजना पड़ता है, जो उनकी इस फ्रेजाइल इकोनॉमी को और स्ट्रेच कर देता है। ये तो एक कांस्टेंट साइकिल लगता है, जहां इनकम बेसिक सर्वाइवल को भी मीट नहीं कर पाती। पर रूरल सिनेरियो में तो वेरिएबल्स और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ना, क्योंकि वहां इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स बहुत है। हाँ, रूरल केस में लाखा सिंह का एग्जाम्पल इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बहुत परफेक्टली हाईलाइट करता है। वो मीरठ के पास का एक लैंडलेस फार्मर है। लैंडलेस यानी जमीन बिल्कुल नहीं है उसके पास? जीरो ओनरशिप। तो इनकम के लिए वो पूरी तरह बड़े फार्मर्स पर डिपेंडेंट है। उनके फार्म्स पर ऑड जॉब्स करता है, और पेमेंट स्ट्रक्चर यहाँ हाईली इरेटिक है। मतलब कैश नहीं मिलता हमेशा? कभी एक्सट्रीम हार्ड वर्क के बाद डेली वेज में 200 रुपए मिल गए, तो कभी पेमेंट स्ट्रिक्टली इन काइंड होती है, जैसे थोड़ा वीट, दाल या सब्जी मिल गई। पर इन केसेस में हेल्थ इमरजेंसीज कैसे हैंडल होती हैं? वही सबसे बड़ा ड्रेन है। लाखा सिंह के फादर की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई, स्पेसिफिकली लैक ऑफ मेडिकेशन के कारण, और अब उनकी मदर को भी सेम डिजीज है। मेडिकल इंटरवेंशन अफोर्ड करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है उनके पास। ओह, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। हाँ, और रामसरण की तरह यहाँ भी हाइजीन और बेसिक्स जैसे साबुन और तेल उनके लिए प्रीमियम लग्जरीज हैं। इन दोनों केसेस को सुनकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल पैटर्न दिमाग में आता है। ये टोटली एक मेज की तरह है, एक भूल भुलैया, जहां सारे एग्जिट स्ट्रक्चरली बंद कर दिए गए हैं। सही एनालॉजी है। ये वॉल्स लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर की कमी से बनी है। एग्जैक्टली, हर टर्न एक डेड एंड है। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ क्रॉनिकल भूख नहीं है, ये एक परपेचुअल हेल्पलेसनेस है। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, ऑफिसेज हों या फार्म्स हों, एक कांस्टेंट इल ट्रीटमेंट इनकी डेली रियलिटी है। बिल्कुल, और ये सारी डिप्रिवेशंस इंटरकनेक्टेड हैं।
सोशल साइंटिस्ट भी देखते हैं कि एक डिप्रिवेशन दूसरी को ट्रिगर करती है। जैसे अगर शेल्टर रिलायबल नहीं है तो हेल्थ खराब होगी। हाँ, जब कोई इलनेस आती है और ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं होता तो फिजिकल कैपेसिटी और ड्रॉप हो जाती है, जिससे अर्निंग फर्दर गिर जाती है। क्लीन वाटर नहीं है तो मॉर्बिडिटी रेट्स बढ़ते हैं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये इंटरकनेक्टेड डेप्रिवेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स हैं तो सोशल साइंटिस्ट इन्हें प्रैक्टिकली मेजर कैसे करते हैं? आई मीन पॉलिसी बनाने के लिए एक लाइन तो चाहिए होती है। हाँ, जिसे हम हिस्टोरिकली पॉवर्टी लाइन कहते आए हैं, पर उस सिंगल लाइन को डिफाइन करने का मैकेनिज्म पहले काफी अलग था। कैसा था पहले का मेथड? पहले पॉवर्टी लाइन बहुत नैरो थी, प्योरली कंजम्पशन बेस्ड। फोकस सिर्फ बेसिक फिजिकल नीड पर था, एनर्जी फॉर सर्वाइवल। इसलिए पहले बेसिक कैलोरी बेंचमार्क यूज होता था। अच्छा, वही जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया। एग्जैक्टली। रूरल एरियाज के लिए फॉर्मूला था 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे और अर्बन एरियाज के लिए 2100 कैलोरीज। एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि इन कैलोरीज को लोकल मार्केट में खरीदने के लिए कितना मॉनेटरी एक्सपेंडिचर चाहिए। उस प्राइस पॉइंट को ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन मान लिया जाता था। पर यही तो वो पैराडॉक्स है, जिसे फिजिकली सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे रूरल पॉपुलेशन जो फार्मिंग करती है, उन्हीं के वेजेस हिस्टोरिकली सबसे कम होती हैं। सही पकड़ा आपने। जिसको साइंटिफिकली सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उस इकोनॉमिक सिस्टम में उसके पास परचेजिंग पावर सबसे कम होती है। ये प्योरली एक सर्वाइवल मेट्रिक था। डिग्निफाइड लिविंग को तो ये ट्रैक ही नहीं करता। और सिर्फ कैलोरीज ट्रैक करने से पॉवर्टी के जो दूसरे अंडरलाइंग ड्राइवर्स हैं वो भी मिस हो जाते होंगे। बिल्कुल। छोटिया, जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन, ये पॉइंट सोर्सेज में बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस हुआ है। बिल्कुल। सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत क्रिटिकल मैकेनिज्म है। इसका मतलब है कि पोर इंडिविजुअल्स को सिस्टमैटिकली अनइक्वल और डिसएडवांटेजेस्ड एनवायरनमेंट्स में रिस्ट्रिक्ट कर देना। जैसे इंडिया का हिस्टोरिकल कास्ट सिस्टम। बिल्कुल। हाँ, वो इसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल है। सर्टेन कम्युनिटीज को कॉन्शियसली अच्छी एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और बेटर सराउंडिंग से कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब आपको वेल्थ क्रिएशन के नेटवर्क से ही बाहर रखा जाता है। वही तो। ये प्योरली लो इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी के आर्किटेक्चर का प्रॉब्लम है जो उस लो इनकम को एनफोर्स करता है। और इसके साथ एक और टर्म आती है, वल्नरेबिलिटी। राइट, वल्नरेबिलिटी यानी डिजास्टर्स या किसी क्राइसिस में कितना रिस्क है। हाँ, ये इफेक्टिवली एक प्रोबेबिलिटी मेट्रिक है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया या इकोनॉमी डाउन हुई और जॉब लॉस हो गया, तो किन कम्युनिटीज के डायरेक्टली एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिरने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके पास शॉक्स एब्जॉर्ब करने के लिए कोई फाइनेंशियल बफर या सोशल सेफ्टी नेट नहीं होता। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। सोशल एक्सक्लूजन जो है ये एसेंशियली दोनों तरह से ऑपरेट कर रहा है ना। ये पॉवर्टी का रूट कॉज भी है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंस भी है क्योंकि पुअर होने की वजह से आप सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एक विशियस फीडबैक लूप है। पर अगर ओल्ड पॉवर्टी लाइन इन सब डायमेंशंस को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर रही थी, तो अब करंट स्टैंडर्ड क्या है? इस हिस्टोरिकल लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी NMPI डेवलप किया। ये बेसिकली एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। NMPI तो ये कंजम्पशन से आगे जाता है? बहुत आगे। ये सिर्फ इनकम पर फोकस करने के बजाय 12 स्पेसिफिक डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स ट्रैक करता है। इस मॉडल को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में वर्टिकली डिवाइड किया गया है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेंस बनता है, क्योंकि अगर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम होने से आप बेटर हेल्थ थोड़ी ना खरीद लेंगे। सही बात है। अब हम डायरेक्टली ग्राउंड रियलिटी पर चेक कर रहे हैं। जैसे हेल्थ में न्यूट्रिशन लेवल्स और मैटरनल हेल्थ चेक होते हैं, एजुकेशन में सिर्फ लिटरेसी नहीं देखते। तो एजुकेशन में एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स हैं? एक्चुअल फिजिकल स्कूल अटेंडेंस और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ट्रैक किया जाता है। पर सबसे हेवीली डिटेल्ड कैटेगरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें 7 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। जैसे क्या क्या? हाउस होल्ड का कुकिंग फ्यूल क्या है, सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस, हाउसिंग की स्ट्रक्चरल कंडीशन, मतलब कच्चा घर है या पक्का, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड एसेट्स और बैंक अकाउंट। ओह वाओ, ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, अगर इन 12 इंडिकेटर्स में एक डिफाइंड थ्रेशोल्ड से नीचे कोई डेप्रिवेशंस फेस करता है, तो उसे ऑफिशियली मल्टी डायमेंशनल पुअर क्लासिफाई किया जाता है। ये कंप्लीटली एक लिव्ड रियलिटी मेट्रिक है। जब मेजरमेंट इतना ग्रैन्युलर हो जाता है तो डेफिनेटली एक्चुअल पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखती होगी। इन 12 पैरामीटर्स पर डेटा प्रोसेस करने के बाद
इंडिया के बारे में क्या ट्रेंड्स इमर्ज हुए हैं? डेटा एक्चुअल में काफी पॉजिटिव डेमोग्राफिक शिफ्ट दिखाता है। 2015 से लेकर 2021 के बीच मल्टी डायमेंशनल पुअर का प्रोपोर्शन 25% से स्टीप डिक्लाइन रिकॉर्ड करके 15% पर आ गया है। वाओ, 25 से 15%? एब्सोल्यूट नंबर्स में कितना हो गई ये? इसका मतलब है लगभग 13.5 करोड़ लोग ऑफिशियली इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ये तो मैसिवली इम्प्रेसिव फिगर है। पर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कई बार ग्राउंड लेवल इनइक्वालिटी को मास्क कर देते हैं। जब हम इस डेटा को स्पेसिफिक ग्रुप्स में देखते हैं तो सबसे वल्नरेबल लेयर्स कौन सी मिलती हैं? वहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। नेशनल एवरेज पॉवर्टी रेशो भले ही 22 के आसपास फ्लोट कर रहा हो पहले, पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में 43 आउट ऑफ 100 इंडिविजुअल्स बेसिक मिनिमम नीड्स मीट नहीं कर पा रहे थे। 43 आउट ऑफ 100? ये रेशो तो ड्रास्टिकली हायर है। और अगर ऑक्यूपेशन देखें तो अर्बन कैजुअल वर्कर्स और रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स दोनों ग्रुप्स में पॉवर्टी रेशो प्रैक्टिकली 34% था। यहां पे एक कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं डबल डिसएडवांटेज। डबल डिसएडवांटेज यानी दो तरफ से मार। एग्जैक्टली। अगर कोई सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से है और साइमल्टेनियसली लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर भी है, तो उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो जाती है। ना कैपिटल, ना लैंड, ना सोशल मोबिलिटी। Here's where it gets really interesting. एक और डिस्टर्बिंग रियलिटी जिसका सोर्सेज में जिक्र है वो है फैमिली के अंदर की इनइक्वालिटी। हमें लगता है एक हाउस होल्ड गरीब है तो सब लॉजिकली इक्विवेलेंटली सफर करते हैं, पर रियलिटी अलग है। बिल्कुल। इंट्रा फैमिली इनइक्वालिटी पॉवर्टी मेजरमेंट का सबसे कैमोफ्लाज्ड एस्पेक्ट है। जब फैमिली में पैसे की कंस्ट्रेंट आती है तो रिसोर्सेज की इंटरनल रैशनिंग शुरू होती है। और उस हायरार्की में सबसे नीचे कौन आता है? कल्चरल पेट्रियार्की की वजह से वुमेन, एल्डरली मेंबर्स और स्पेशली फीमेल इन्फेंट्स को उस रिसोर्स पूल में से डिस्प्रोपोर्शनेटली कम शेयर मिलता है। ये सच में हार्ट ब्रेकिंग है कि एक पूरी फैमिली के अंदर भी एक पॉवर्टी हायरार्की चल रही है, जहां महिलाओं और बच्चों का न्यूट्रिशन और मेडिकल केयर सबसे हेविली कॉम्प्रोमाइज होता है। वही, इस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी का एक ज्योग्राफी पर भी असर दिखता है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज काफी एविडेंट है इंडिया के मैप पर। हाँ, सब स्टेट्स एक यूनिफॉर्म पेस से डेवलप नहीं कर रहे हैं, पर अलग-अलग स्टेट्स की सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज भी तो काफी डाइवर्स रही है ना? बिल्कुल। वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी वहां फेल होती है। जैसे केरला ने हिस्टोरिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, मतलब प्राइमरी एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ केयर पे मैसिव फोकस किया। और वेस्ट बंगाल ने कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच ली थी। उन्होंने लैंड रिफॉर्म मेजर्स यूज किए, राइट? हाँ, जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके वेल्थ क्रिएशन की। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत रोबस्ट बनाया, जिससे फूड सिक्योरिटी परमानेंटली सॉल्व हुई। पर इन सक्सेसफुल मॉडल्स के बीच हम देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी भी हेड काउंट रेशियो काफी हाई है। हेड काउंट रेशियो या HCR एसेंशियली मेजर करता है कि टोटल स्टेट पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के नीचे एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इन स्टेट्स में ये हाई क्यों है? इनकी मैसिव पॉपुलेशन डेंसिटी और हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट इसका डायरेक्ट रीजन है। हालांकि रीसेंट डेटा एम्पिरिकली प्रूव करता है कि इन 4 स्टेट्स में भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रैपिड डिक्लाइन आ रहा है, पर एब्सोल्यूट स्केल इतना बड़ा है कि टाइम लगता है। तो केरला का ह्यूमन रिसोर्स मॉडल सीधे वेस्ट बंगाल या यूपी में कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, टेलर्ड अप्रोच ही चाहिए। एग्जैक्टली। हमने इंडिया का इंटरनल डेटा काफी डिटेल में मैप कर लिया, पर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेज पर पॉवर्टी को डिफाइन करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? क्या बेंचमार्क्स हैं ग्लोबली? ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी ट्रैक करता है। उनका करंट मॉनेटरी थ्रेशोल्ड बेसिकली $2.15 पर डे है। $2.15 अ डे? और इस मेजर पर ग्लोबल ट्रेंड क्या कहता है? इस स्टैंडर्ड पे ग्लोबली एक हिस्टोरिक डिक्लाइन ऑब्जर्व हुआ है। 2010 में 16.27% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पुअर थी, जो 2019 तक ड्रॉप होके 9.05% पर आ गई। ये डिक्लाइन सब जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड है क्या? नहीं, चाइना इस एग्रीगेट डिक्लाइन का प्राइमरी ड्राइवर रहा है। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इतना मैसिव स्टेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट किया कि 2020 आते आते वहां पॉवर्टी वर्चुअली 0.1% रह गई। वेट, 0.1%? वो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुकी है वहां। हाँ, पर दूसरी तरफ सब सहारन अफ्रीका एक कंप्लीटली नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री पर है।
मॉडल्स इंडिकेट करते हैं कि 2030 तक ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी पॉपुलेशन का करीब 9 आउट ऑफ 10 हिस्सा स्ट्रिक्टली सब सहारन अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ये डाइवर्जेंस बहुत स्टार्क है और इसी मैक्रो इनइक्वालिटी को सिस्टमैटिकली एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs आते हैं पिक्चर में, गोल 1 स्पेसिफिकली। सही कहा। गोल 1 का मैंडेट अनइक्विवोकली क्लियर है, नो पॉवर्टी। 2030 तक एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। इसी टारगेट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट्स अपने डोमेस्टिक एंटी पॉवर्टी मेजर्स डिजाइन करती हैं। और फ्रैंकली इन डोमेस्टिक स्कीम्स का मैकेनिज्म ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिकली कैसे फंक्शन करता है ये समझना काफी फैसिनेटिंग है। जैसे MGNRGA, वो सिर्फ एक फ्री कैश हैंडआउट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। MG ने रेगा 2005 में आया और ये लीगली रूरल हाउसहोल्ड्स को 100 डेज के वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड पर फिजिकल काम नहीं देती तो मैंडेटरी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है। और इसमें विमेन के लिए भी तो 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है ना, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एम्पलीफाई होती है। हाँ, इसके अलावा PM पोषण स्कीम देखिए। ये रूरल और अर्बन गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लासेस 1 से 8 तक मील्स प्रोवाइड करके न्यूट्रिशन इंप्रूव करता है और ऑटोमेटिकली इससे स्कूल एनरोलमेंट और अटेंडेंस ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। और मैटरनल हेल्थ के लिए PM सुरक्षित मातृत्व अभियान है, राइट, जिसमें हर महीने की 9th को प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री और क्वालिटी एंटीनेटल केयर मिलती है। एग्जैक्टली। इस रेगुलर मॉनिटरिंग से मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स फॉर्मली रिड्यूस होते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इन इंटरवेंशंस को देखें तो ये इसेंशियली एक फाउंडेशन रिपेयर की तरह लगते हैं। ये पॉलिसीज डायरेक्टली सिर्फ कैश नहीं बांट रही, ये हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को ठीक कर रही हैं ताकि लोग खुद इस पॉवर्टी मजे से बाहर निकल सकें। ये फाउंडेशन रिपेयर का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल एक्चुअली PM उज्ज्वला योजना या PMUI है। हाँ, LPG सिलेंडर्स वाली स्कीम, वो पॉवर्टी इंडेक्सेस को कैसे हिट करती है? ये 2016 में लॉन्च हुई रूरल वुमेन को क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए। जब लकड़ी या बायोमास नहीं जलता तो इंडोर एयर पोल्यूशन ड्रॉप होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कम होते हैं, जो डायरेक्टली NMPI के हेल्थ इंडिकेटर को इंप्रूव करता है। हाँ, मेक सेंस। और वक्त की भी तो बहुत बचत होती होगी, जो लकड़ी इकट्ठा करने में घंटे वेस्ट होते थे। वही सबसे बड़ा हिडन बेनिफिट है। वो टाइम वुमेन रिक्लेम करके अन्य सोशल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चैनल कर सकती हैं। ये बेसिकली टाइम पॉवर्टी को ब्रेक करता है। तो इस डीप डाइव के फाइंडिंग्स को अगर हम सिंथेसाइज करें, हमने पॉवर्टी मेजरमेंट को कैलोरीज और बेसिक एक्सपेंडिचर से आगे बढ़ते हुए देखा, फिर $2.15 अ डे का ग्लोबल बेंचमार्क देखा और फाइनली हम 12 इंडिकेटर्स वाले रोबस्ट NMPI तक पहुंचे, जहां सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ डायरेक्टली मैप होते हैं। बिल्कुल, ये एक एब्सोल्यूट पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिसी मेकिंग में। हम पहले से अब कहीं ज्यादा बेटर इक्विप्ड हैं रियल वर्ल्ड लिविंग कंडीशंस को मैथमेटिकली ट्रैक करने में। पर इन सब टेक्निकल डेफिनेशंस और फ्रेमवर्क्स के बाद मुझे लगता है एक फाइनल प्रोफाउंड थॉट जरूर डिस्कस करना चाहिए, जिसे सोशल साइंटिस्ट ह्यूमन पॉवर्टी कहते हैं। राइट, वो प्योरली इकोनॉमिक मैट्रिक्स से काफी आगे की बात है। हाँ, मान लीजिए कल को मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स प्रैक्टिकली मीट हो गए, घर, फ्यूअल, पानी सब मिल गया, पर सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वैसा ही रहा। अगर लोगों में बेसिक सिक्योरिटी या फंडामेंटल डिग्निटी लैक करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एब्सेंट है, तो क्या हम टेक्निकली उस सोसाइटी को एक्चुअली पॉवर्टी फ्री कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिस्टम पर। When does my survivor become actual dignified living? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, पर एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल फ्रीडम को हम आगे चलकर प्रैक्टिकली कैसे मैप करेंगे, ये ग्लोबल फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। इस डायमेंशन के बारे में स्पेसिफिकली सोचिएगा। जरूर ऑब्जर्व कीजिए कि आसपास का सोशो इकोनॉमिक इकोसिस्टम इन पैरामीटर्स को प्रैक्टिकली कैसे मैप करता है।